नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं क्या है खास आज कृषि समाचार में। कृषि वानिकी योजना के तहत मिलेगा 10 रुपए की सुरक्षित राशि पर बांस का पौधा। पानी की बर्बादी को रोकने के लिए ड्रिप तकनीक से करें सिंचाई। राज्य में वृक्षारोपण के जरिए पर्यावरण और जलवायु को सुरक्षित करने के साथ साथ किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कृषि वानिकी योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत किसानों को बांस का पौधा उपलब्ध कराया जा रहा है। गौरतलब है कि इस वर्ष वन विभाग ने टिश्यू कल्चर बांस को कृषि वानिकी योजना में शामिल किया है। राज्य में हरित आवरण बढ़ाने के लिहाज से पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग एक नई योजना का क्रियान्वयन कर रही है, जिसके अंतर्गत किसानों को 10 रुपए प्रति पौधा की सुरक्षित राशि पर बांस का पौधा उपलब्ध कराया जाएगा। इस राशि को 3 वर्ष बाद किसानों को वापस भी किया जाएगा। यही नहीं, 3 वर्षों तक उस पौधे की देखभाल करने के लिए 50% तक पौधा बचे रहने की स्थिति में विभाग 60 रुपए प्रति पौधा की दर से किसानों को अलग से भुगतान भी करेगी। इस योजना का उद्देश्य पर्यावरण को सुरक्षित करने के साथ साथ किसानों की आमदनी को भी बढ़ाना है। भारत में गुणवत्तापूर्ण दूध और दुग्ध उत्पादों की बढ़ती मांग डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित हो रही है, लेकिन इस चुनौती का सामना करने से पहले डेयरी उद्योग को कई बाधाओं को पार करने की भी आवश्यकता है। इसी सिलसिले में आगामी दिसंबर महीने में 21, 22 और 23 तारीख को बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में बिहार डेयरी एवं कैटल एक्सपो 2023 का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मकसद डेयरी उद्योग के क्षेत्र में नए नवाचार और नवीनतम तकनीकी जानकारी साझा करना है। एक्सपो का आयोजन कृषिका एवं बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में किया जाएगा, जिसमें देश के डेयरी उद्योग से जुड़े कई कंपनी शामिल होगी। कृषि कार्य में पानी की बेतहासा हो रही बर्बादी को कम करने के लिए ड्रिप इरिगेशन यानी सूक्ष्म सिंचाई एक बेहतर विकल्प है। इस तकनीक से सिंचाई करने पर पानी बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में टपकता है, जिससे पटवन के साथ साथ भूमि की नमी भी बनी रहती है और पानी का बेजा इस्तेमाल भी रुकता है। पारंपरिक सिंचाई की तुलना में 70% कम पानी में भी फसलों का पटवन हो जाता है और उत्पादन में भी 40 से 50% की बढ़ोतरी होती है। इस तरह सिंचाई की यह तकनीक समय, श्रम और लागत को काफी कम करती है। कृषि विभाग फसलों के पारंपरिक प्रभेद को बचाने की कवायद में जुट गया है, जिसके तहत आगामी रबी फसल को ध्यान में रखते हुए गेहूं के उन्नत प्रभेद सोना मोती, टिपुआ एवं बंसी का चयन करने की सलाह दे रहा है। गेहूं की ये तीनों प्रजातियां कम अवधि और उच्च गुणवत्ता वाली है। साथ ही इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता गेहूं के अन्य प्रजाति की तुलना में ज्यादा पाई जाती है। आइए अब एक नजर मंडी के ताजा भाव पर। आइए अब चलते हैं राजधानी के थोक अनाज मंडी में और जानते हैं चावल और दाल के ताजा भाव। अरहर दाल 11,500 से 13,500 रुपए प्रति क्विंटल, मसूर दाल 8,500 से 10,500 रुपए प्रति क्विंटल, चना दाल 8,000 रुपए प्रति क्विंटल। और कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का तापमान? एक नजर मौसम के मिजाज पर। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में हल्की एवं मध्यम बारिश होने की संभावना बरकरार है। इस दौरान 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने की संभावना है। साथ ही किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अभी के समय में बोई जाने वाली पत्ता गोभी की किस्में जैसे प्राइस ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, अर्ली, ड्रम हेड आदि 500 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज बुवाई अवश्य करें।
नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके माध्यम से आपने खेती बाड़ी की नवीनतम जानकारियां ली, साथ ही साथ मंडी भाव और मौसम के बारे में भी जाना। इसके साथ यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा विराम। विराम के बाद हम जल्द लौटेंगे, आप बने रहें हमारे साथ। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है, जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं, ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हम बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो स्प्रे होती थी। अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है।
ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बरसात में पशु पक्षियों में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है और अगर किसान भाइयों आप ब्रॉयलर फार्म का काम करते हैं तो आपको कुछ बातों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आइए आज हम इसी विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे, जानेंगे कि बरसात में ब्रॉयलर फार्म का प्रबंधन कैसे करें हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार से। नमस्कार पशुपालक किसान भाइयों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ खास जानकारियाँ, खासकर बरसात के दिनों में ब्रॉयलर प्रबंधन कैसे किया जाए। और हमारे साथ है हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार सिंह। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे इस कार्यक्रम कृषि दर्शन में। पशुपालक किसान भाइयों, मुर्गी पालन से कैसे आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इन बात की जानकारी हमारे कृषि विशेषज्ञ देंगे। तो डॉक्टर साहब हमारे किसान भाइयों को बताइए कि कैसे मुर्गी पालन से लाभ प्राप्त किया जाए। जी, मुर्गी पालन एक बहुत ही प्रचलित व्यवसाय है और बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। दिनों दिन इससे बहुत से किसान भाई जुड़ते जा रहे हैं। जो किसान भाई या तो मुख्य रूप से मुर्गी पालन ही अपना रहे हैं, या तो जो बहुत से किसान भाई जो ऑलरेडी कृषि कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, साथ में उसके साथ मुर्गी पालन भी कर रहे हैं, जिसके कि बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं। मुर्गी पालन मुख्यतः 3 तरह से किया जा सकता है। लेयर फार्मिंग, अंडे देने वाली मुर्गियों का उत्पादन। दूसरा है मांस उत्पादन वाले पक्षियों का पालन पोषण। और तीसरा बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग। हमारे पास मुख्यतः डुअल पर्पस की वनराजा ब्रीड या ग्राम प्रिया ब्रीड जो हमारे पास हमारे विश्वविद्यालय द्वारा किसान भाइयों को दी जाती है और बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग को प्रमोट किया जाता है। भाई जो ऑलरेडी कृषि कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, साथ में उसके साथ मुर्गी पालन भी कर रहे हैं, जिसके कि बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं। मुर्गी पालन मुख्यतः 3 तरह से किया जा सकता है। लेयर फार्मिंग, अंडे देने वाली मुर्गियों का उत्पादन। दूसरा है मांस उत्पादन वाले पक्षियों का पालन पोषण। और तीसरा बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग। हमारे पास मुख्यतः डुअल पर्पस की वनराजा ब्रीड या ग्राम प्रिया ब्रीड जो हमारे पास हमारे विश्वविद्यालय द्वारा किसान भाइयों को दी जाती है और बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग को प्रमोट किया जाता है। तो इस तीनों विधियों से मुर्गी पालन करके जैसे भी किसान हैं, उनकी आर्थिक स्थिति जैसी है उस तरह से वो मुर्गी पालन करते हुए अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। चूँकि इनके ऊपर उत्पादन का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो यदि हम थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो ये पक्षी बहुत तेज़ी से बीमार हो जाते हैं और मोर्टलिटी हो सकती है। तो किसान भाइयों को एक थोड़ी सी लापरवाही बहुत ज़्यादा उनके आर्थिक नुकसान के रूप में सामने आ जाती है। आजकल जैसे कि हम देख रहे हैं बरसात का सीज़न चल रहा है, ब्रॉयलर फार्मिंग करने वाले जो हमारे किसान भाई हैं मोस्टली लिटर सिस्टम में ब्रॉयलर फार्मिंग करते हैं। तो उनमें मुख्यतः आवास प्रबंधन, उनका आहार प्रबंधन, इसके अलावा बीमारियों से बचाने के लिए जो उनको जो प्रबंधन उन्हें बहुत ही अच्छे से उनको पता होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उनकी लापरवाही हो सकती है और इससे मोर्टेलिटी हो सकती है फार्म के ऊपर। पहली बात हम करते हैं आहार प्रबंधन के बारे में। आहार प्रबंधन जैसा कि देख रहे हैं कि इस समय बरसात का सीजन है, तो इस समय उमस का माहौल होता है, बहुत तेज़ी से गर्मी बहुत तीक्ष्ण होती है। तो होता ये कि अगर किसान भाई बहुत ज़्यादा अगर फीड खरीद के रख लेते हैं और यदि उनको बहुत अच्छे से क्योंकि अगर उन्हें बहुत अच्छे से कवर करके नहीं रखते हैं तो वो जो फीड है उसमें नमी पकड़ लेता है, मॉइस्चर पकड़ लेता है। तो होता ये कि उसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। जब फंगल ग्रो करने लगेगा उस फीड में, और वही फीड जब वही मुर्गियों को खिलाया जाएगा तो मुर्गी बीमार पड़ जाएगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है इस केस में। तो इसलिए किसान भाइयों को ज़रूरत के हिसाब से फीड मंगाना चाहिए। जो भी फीड मंगाएं उनको सूखे स्थान पर रखें, बहुत नमी का कांटेक्ट ना हो, बहुत सूखे जगह पर रखें ताकि उसमें किसी तरह का फंगल ग्रो ना होने पाए। दूसरी बात, जब हम लिटर सिस्टम की बात करते हैं कि वहाँ पे लिटर रखते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर बाहर से पर्दे नहीं गिरे हुए, बारिश हो रहा है और किसान भाई ध्यान नहीं रखते हैं तो जो बौछार है वो भीतर आ जाता है, तो जो लिटर है वो गीला हो जाता है। लिटर एक बार गीला हो जाने के बाद चूँकि वहीं पर जो हमारा पक्षी है वो भी बीट कर रहा है, उसके मल वहीं पर पड़े हुए हैं, तो वो आपस में ग्रो करके वहाँ बैक्टीरियल या वायरल ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि उस पर जो भी मुर्गियाँ हैं वो बीमार पड़ सकती हैं। तो इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें मुर्गी खानों के बाहर अच्छे से कवरेज करके रखना चाहिए ताकि बौछार सीधे सीधे भीतर ना आ पाए।
दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इन केस यदि कभी ऐसा लगे किसान भाई को कि उनका जो लीटर है या जो बिछौना है वो गीला हो गया है, तो किसान भाई या तो वहाँ पर नया बिछौना ऊपर से डाल दें, या तो उन्हें लगता है कि यदि थोड़ा बहुत यदि गीला है तो वहाँ पर वो चूना डाल सकते हैं। तो चूने से क्या होता है कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो जीवाणु यहाँ पनप गए हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे और इसके साथ ही वो जो लीटर है वो सूखा हो जाएगा, तो वो बीमारियों से बचा सकते हैं। पशुपालक किसान भाइयों, जैसा कि अभी आपने हमारे वैज्ञानिक से सुना कि कैसे ब्रॉयलर फार्मिंग के द्वारा आहार से लेकर आवास का प्रबंधन करें, और सबसे बड़ी बात है कि आहार और आवास से लेकर बीमारियां, क्योंकि बरसात के मौसम में बीमारियों का भी प्रकोप बढ़ जाता है, तो उससे कैसे बचाव किया जाए इसकी जानकारी देंगे हमारे वैज्ञानिक। किसान भाइयों, बरसात के समय जैसे मैंने बताया कि अगर किसान भाई थोड़ी सी लापरवाही करते हैं तो पहले तो उन्हें प्रबंधन अच्छा रखना चाहिए, ताकि फील्ड में या लीटर में जो बिछौना है वो गीला ना हो कहीं से, ताकि उसमें फंगस या किसी और परजीवी को पनपने का मौका ना मिले। और परजीवी नहीं पनपेंगे वहाँ पर तो हमारे जो पक्षी है, जो हमारे ब्रॉयलर बर्ड्स हैं, वो हेल्दी रहेंगे और उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। दूसरी सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि बरसात के सीज़न में यदि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है तो इससे भी बहुत सी बीमारियां पनप सकती हैं। तो बीमारियों के बचाव के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं होता है इनके पास, 1.5 महीने में इनकी उपज कंप्लीट हो जाती है और 1.5 महीने में इनको बेचना होता है, तो हम किसान भाइयों को ये सलाह देते हैं कि वो अपने एक टीकाकरण से किया हुआ चूजा ही अपने फार्म पे लेकर आएँ, एक अच्छे हैचरी से लेकर के आएँ। इसके अलावा जब अपने फार्म पे लेके आते हैं तो कुछ टीकाकरण के बारे में जानकारियां देना चाहूँगा। जैसे कि पहले हफ्ते के पे लसोटा का टीका का दिया जाता है, दूसरे हफ्ते पे गंबोरो का पहला डोज दिया जाता है, तीसरे हफ्ते के अंत में गंबोरो का बूस्टर डोज दिया जाता है, और 1 महीने के अंत में मीन्स चौथे 28वें दिन के आसपास हम लसोटा का या रानीखेत का बूस्टर डोज देते हैं। तो इससे क्या है कि अगर इस तरह के टीकाकरण अगर किसान भाई लगवाए हुए चूजे लेकर के आते हैं और अपने फार्म पे टीकाकरण कराते हैं तो बीमारियां जो उनके फार्म पे बीमारियां होने वाली होती हैं उनसे वो बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा भी यदि कोई बीमारी होती है तो किसान भाइयों को अपने नज़दीकी जो पशु चिकित्सक अधिकारी हैं उनसे कांटेक्ट करना चाहिए, उन्हें अपने फार्म को एक बार निरीक्षण जरूर कराना चाहिए। रोगों के बचाव के लिए बेहद ज़रूरी है टीकाकरण। और ब्रॉयलर फार्मिंग, इसकी क्या ट्रेनिंग होती है और कहाँ होती है, इस सभी बातों की जानकारी हमारे पशुपालक किसान भाई को आप दें। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने बताया, ब्रॉयलर फार्मिंग बहुत ही लाभदायक बिजनेस है। इसको देखते हुए राज्य सरकार भी अपने स्तर पे बहुत सी स्कीमें लॉन्च करती हैं, जिससे कि हमारे जो किसान भाई हैं यदि मुर्गी पालन करना चाहते हैं, ब्रॉयलर फार्मिंग करना चाहते हैं, तो पशुपालन निदेशालय की वेबसाइट पर जाकर के वहाँ से स्कीम की पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा समय समय पे बहुत से जो आत्मा के स्तर पे बहुत सी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जाती हैं, तो किसान भाई अपने ज़िले के कृषि विभाग के अंतर्गत जो आत्मा कार्यालय वहाँ पर जाके अपने नाम को लिखवा सकते हैं और वहाँ पर प्रशिक्षण की जानकारी ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने हमारे पशुपालक किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, अभी आपने जाना कि ब्रॉयलर फार्म का प्रबंधन कैसे किया जाए। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले भाग में। शहरी क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि की कमी हो गई है और शहरी जीवन को प्रकृति से जोड़ने का एक बहुत ही बेहतर विकल्प है, और वो है छत पर बागवानी, जो कि बहुत ही सरल और कम खर्च में की जा सकती है और इसके लिए भूमि की आवश्यकता भी नहीं होती। तो आइए इस विषय में विस्तार से जानते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार से। नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार। आज के समय में ज़मीन घटते जा रहे हैं, लोग शहरों को बसा रहे हैं, गांव बस रहे हैं, इससे खेती की ज़मीन घट रही है और ऐसे में ज़रूरत होती है छत पर बागवानी की, और यह आजकल प्रचलित भी हो रहा है। शहरों में ही नहीं, गाँवों में भी इसका प्रचलन बढ़ रहा है। तो इसी पे जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं, डॉक्टर अनिरुद्ध प्रताप सिंह, जो कि सस्य वैज्ञानिक हैं कृषि महाविद्यालय नूरसराय नालंदा से। सर, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका। जैसा कि सर अभी बहुत ज़्यादा ये जो है छत पे बागवानी की जो है मतलब बातें सब लोगों को भा रही हैं, बहुत प्रचलन में है, तो आखिर छत पे बागवानी होता क्या है? अगर कोई हमारे किसान भाई या कोई भी भाई हमारे किसान हैं या नहीं हैं, है ना, अपने छत पे बागवानी करना चाहते हैं, सबसे पहले तो जानना पड़ेगा कि है क्या। आज शहर में रहने वाले लोग बड़े जागरूक हो गए हैं। उनको पता है कि हम बाज़ार से जो सब्जियां लेते हैं उसमें रासायनिक दवाओं का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, कहें कि उत्पादन उनको ज़्यादा लेना है। ऐसे में लोग सोच रहे हैं कि अच्छा, जब वो
दवाओं का, रासायनिक दवाओं का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है तो आदमी के बीमारी भी उससे ज़्यादा आ रही है। तो ऐसे में जो है छत पे बागवानी करके वो जैविक सब्जियों का एक तरीके से उत्पादन कर रहे हैं। उसमें उनका शहर में लोगों का शौक़ है कि हम जो है फूल के पौधे लगाएं, छत पे सब्जी लगाएं, जिससे हमारी दैनिक दिनचर्या की जो आवश्यकता है वो पूरी हो। ऐसे में वो छत पे बागवानी के लिए सोचते हैं और छत पे गमले में वो सब्जियों को लगाते हैं। सर, जैसा कि छत पे बागवानी में मिट्टी की जो बात होती है, तो अगर गमले में किया जाए या बहुत सारे बैग्स भी आते हैं आजकल, एग्रीकल्चर बैग, तो उसमें करने के लिए सर मिट्टी का किस तरह से मिट्टी तैयार करनी चाहिए, किस तरह से गमला या फिर जो भी फार्मिंग बैग है उसको कैसे तैयार करनी चाहिए? जिस छत पे हम बागवानी करना चाह रहे हैं वो उस छत पे हम कितना भार दे सकते हैं, क्योंकि आजकल मकान जो नए बन रहे हैं पिलर पे बन रहे हैं, तो जो नए मकान हैं उन पे हम जो गमले रखें तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे गमलों का चुनाव करते हैं जो वज़न में हल्का हो। ठीक है, तो प्लास्टिक गमला, सीमेंट का गमला, मिट्टी का गमला और बायोडिग्रेडेबल बैग आता है जो बहुत हल्का होता है। तो इस तरह के बैग का चुनाव करते हैं और उसमें नीचे छेद होता है ना, तो उसमें हम मटेरियल जो डाल रहे हैं, जो मिट्टी डाल रहे हैं, तो हम किसान भाइयों को सलाह देंगे या जो छत पे बागवानी कर रहे हैं कि मिट्टी रहित की बात करें, जिसमें आप बालू का प्रयोग कर सकते हैं, गोबर की खाद की प्रयोग कर सकते हैं, वर्मी कोलाइट डाल सकते हैं, जिससे कि हमारे बैग का वजन कम रहे। वर्मी कोलाइट, हाँ, अच्छा, नहीं, वर्मी कंपोस्ट अलग हुआ। वर्मी कोलाइट वो नारियल का बुरादा, अच्छा, कोकोपीट इस तरह के मटेरियल का प्रयोग करके हम क्या करते हैं कि हमारी मिट्टी हल्की रहती है छत पे, जिससे भार उसका कम रहता है। ऐसे में जब हम पौध लगाते हैं तो उसके जड़ का ग्रोथ अच्छा रहता है, जो भी पोषक तत्व देते हैं उसको पौधे अच्छे से लेता है। अब उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जो गमला हमारा रहे 24 से 30 इंच का गमला कम से कम होना चाहिए। यदि आप टमाटर, बैगन, मिर्च लगा रहे हैं तो गहरा उस तरह के गमले का चुनाव करते हैं। गमले का कलर लाइट कलर का होना चाहिए, डार्क कलर ना हो, हाँ, जिससे हमारा वो जो तापक्रम है, जैसे अगर किसी लोहे के पात्र में आप कोई चीज़ लगाएंगे तो जल्दी गर्म होगा, जिससे हमारा पौधा सूख जाएगा। तो इसका ध्यान रखेंगे कि हम किस तरह का गमले का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें किस तरह का मटेरियल भर रहे हैं और उसमें हम पौधे को लगाते हैं। दूसरी बात यह है कि छत पे जब हम बागवानी कर रहे हैं तो उसमें जो सिंचाई का प्रबंधन है, क्योंकि सबके घरों में छत पे पानी का टंकी होता है, तो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से भी हम पौधे को पानी दे सकते हैं। इसके अलावा छत पे ग्रीन नेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी के समय में देखते हैं कि तापक्रम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे में देखते हैं कि ग्रीन नेट बनाते हैं पॉली हाउस के साथ अलग से हार्डनिंग यार्ड, उसका यूज़ करते हैं। तीसरी बात यह है कि विंड ब्रेक के लिए भी हम वो स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, जैसे हवाओं का जो चलना है, अगर गर्मी के समय में लू चल रही है तो उस हवा के डायरेक्शन को रोकने के लिए विंड ब्रेक भी छत पर लगाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम उस पर रख रखाव करें तो हम छत पे अच्छी बागवानी कर सकते हैं। उसमें लत्तेदार सब्जियों का प्रयोग, जैसे लौकी, करेला, नेनुआ, इस सब को भी पौध लगा करके हम छत पर ट्रेनिंग करके चढ़ा करके अच्छे से अच्छा फलत ले सकते हैं। जैसे छत पे लोग जब गार्डनिंग करते हैं, बागवानी करते हैं, तो ज़्यादातर उनका प्रेफरेंस रहता होगा कि हम चुनाव करें, मतलब ऐसी सब्जी उगाएं जिसमें कि रासायनिक खाद और उर्वरकों का प्रयोग या कीटनाशकों का प्रयोग ना हो, क्योंकि अपने घर में हर लोग चाहते हैं कि ऑर्गेनिक सब्जियां उगाई जाएं। तो अगर छत पे बागवानी कर रहे हैं और उसमें कीट पतंग या किसी प्रकार के रोग लग जाते हैं, तो फिर उसमें रोकथाम कैसे करें? छत पे बागवानी करते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारा जो है रासायनिक दवाओं से मुक्त सब्जी मिले। उसमें जो जैविक दवाओं के रूप में अगर कीटनाशक की बात करें तो नीम का घोल 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से मिला करके उसका छिड़काव करते हैं, तो कीटनाशक से उनका कीटों से अपने सब्जियों में उसका बचाव कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि खाद उर्वरक जो हमारा गमले में
तैयार करते हैं उसमें NPK की मात्रा प्रति गमला जो सब्जी अलग अलग सब्जियों के हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसमें दिया जाता है। ऑर्गेनिक रूप में अगर इसको करना चाहें, ऑर्गेनिक रूप में हम जो है वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करते हैं, गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं। इस सब का यूज़ करने से हमको जो है पौधे की जड़ की वृद्धि अच्छी होती है और पौधे में फलन अच्छा होता है। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। हमारे किसान लाभ उठाएंगे, इससे सभी भाई लोग लाभ उठाएंगे जो भी करना चाहते हैं छत पे बागवानी। तो आपके आने के लिए हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज की कड़ी में हमने आपको खेती की कुछ नवीन और विस्तृत जानकारियां दी। उम्मीद है ये जानकारियां आपके लिए काफ़ी लाभकारी रही होगी और आप अपनी आमदनी और उन्नति कर सकेंगे। इसी के साथ आज की कड़ी में बस इतना ही। अगले अंक में कृषि की और जानकारियों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।